लास्ट लेक्चर में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरी तरीके से समझ लिए थे और अब अगला टॉपिक होने वाला है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का। सिंथेसिस, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस बोल सकते हैं, यानी जब सेंटेंसेस का हम कॉम्बिनेशन करते हैं दैट इज़ कॉल्ड सिंथेसिस। तो अब देखते हैं इसके टाइप कितने होते हैं। वैसे जनरली सिंथेसिस हम 3 टाइप्स का पढ़ते हैं। पहला, जब 2 सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। दूसरा, जब 2 सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। और तीसरा है जब सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके हम एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर नोट करने वाली बात है, सिंपल सेंटेंस 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस हिसाब से हमने देखा कि कई सिंपल सेंटेंस को मिला के एक बार हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। इस तरीके से सिंथेसिस के 3 टाइप्स होते हैं। तो एक एक करके सबको देखते हैं। तो पहला है सिंपल सेंटेंस, यानी 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को मिला के हम एक नया सिंपल सेंटेंस क्रिएट करेंगे। अब इसमें नोटिस करने वाली बात है कि हर एक सेंटेंस का अपना एक सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब होता है। यानी हमें जितने सेंटेंस होंगे उतने ही सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, बट हमें इन सबको मिला के एक सिंपल सेंटेंस बनाना होगा। यानी हमारे पास सब्जेक्ट भले 1 या 2 हो, बट उसकी हेल्पिंग वर्ब एक ही होनी चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब हम समझेंगे फाइनाइट वर्ब से, या डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी सिंपल सेंटेंस हैं उनको मिला के एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। और ऐसा तब होगा जब हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होगी। इसे आप अभी हेल्पिंग वर्ब समझिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब इसके एग्जाम्पल लेंगे। तो ऐसे तो इसके कई टाइप्स होते हैं कि कई सारे सिंपल सेंटेंस को मिला के एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, बट हमें सिर्फ 6 रूल्स पढ़ने हैं। तो आइए देखते हैं सभी के सभी रूल। पहला रूल है यूज़ ऑफ पार्टिसिपल, यानी बाय यूजिंग ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कुछ और नहीं, बस वर्ब के आगे जब हम आईएनजी लगा देते हैं उसे पार्टिसिपल बोलते हैं। बट इनका यूज़ हम सब्जेक्ट की तरह और ऑब्जेक्ट की तरह नहीं करते हैं, यह भी डिस्कस करेंगे आगे। सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप होता है बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। थर्ड इज बाय यूजिंग conjunction and fourth is by using noun or phrase in apposition। फिफ्थ है बाय यूजिंग इन्फाइनिटिव वर्ब। इन्फाइनिटिव इज द सेंस कभी भी मेन वर्ब से पहले अगर हम टू लगा देते हैं तो वो कहलाता है इन्फाइनिटिव। और लास्ट होता है बाय यूजिंग टू एंड टू। तो ये 6 टाइप्स होते हैं हमारे कई सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। तो एक एक करके देखते हैं। पहले बात करते हैं यूज़ ऑफ पार्टिसिपल। पहला है यूज़ ऑफ
पार्टिसिपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पार्टिसिपल के टाइप कितने होते हैं। तो पार्टिसिपल 3 तरीके के होते हैं। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा परफेक्ट पार्टिसिपल और तीसरा पास्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका यूज़ करेंगे कब। तो पहला इसका तरीका है पहचानने के लिए कि जब सेंटेंस में केवल और केवल एक ही सब्जेक्ट हो, यानी सेंटेंस तो कई होंगे बट उन सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही होगा, तब हम यूज़ करेंगे पार्टिसिपल का। और उसके बाद दूसरी कंडीशन है इसके यूज़ होने का कि सेंटेंस इस तरह का होना चाहिए जिसमें हमें यह पता हो रहा हो कि एक काम दूसरे काम के बाद ख़त्म हो रहा हो। यानी कोई भी सेंटेंस है और उस सेंटेंस में हमें पार्टिसिपल यूज़ करना है तो उसकी 2 शर्तें हैं। पहला कि उस सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट एक होना चाहिए, और दूसरा ये है कि सेंटेंस ऐसे होना चाहिए कि जिसमें लगे एक काम के बाद दूसरा काम ख़त्म हो रहा हो। अब देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। तो पहले बात करते हैं पहले टाइप यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल की। सीधे तौर पर इसको भी 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक टाइप जिसमें बी की फॉर्म यानी इज़, एम, आर, वॉज, वर आता है, और दूसरा जिस भी सेंटेंस में हमें फास्टनेस दिखती है। तो इसे एग्जांपल से समझते हैं। तो पहला टाइप है कि अगर सेंटेंस में बी की फॉर्म यानी इज़, एम, आर, वॉज या वर आए तो इनकी जगह पर बीइंग का यूज़ करते हैं, यानी इन सभी की फॉर्म के आगे आईएनजी का यूज़ करेंगे, और इन सभी की फॉर्म हम लोग कहते हैं बी की फॉर्म को, यानी बीइंग। यानी कहीं भी इज़, एम, आर, वॉज, वर आ जाए तो सबका कॉम्बिनेशन बी प्लस आईएनजी यानी बीइंग होगा। तो बीइंग का यूज़ करते हैं करके नया सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। समझते हैं एग्जांपल से। एक एग्जांपल है ही इज़ वेरी वीक। उसके बाद ही कैन नॉट गो अलोन, यानी वो बहुत कमज़ोर है, वो अकेला नहीं जा सकता। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि ये एक अलग सेंटेंस है और ये एक अलग सेंटेंस है, और जैसा कि पीछे बताया अभी कि हर एक सेंटेंस का अपना एक सब्जेक्ट होता है, अपना एक हेल्पिंग वर्ब होता है, अपना एक मेन वर्ब होता है, और अपना एडजेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्ट होते हैं। सेम दूसरे में भी अपना एक सब्जेक्ट है और एक हेल्पिंग वर्ब है। तो इन सब को कंबाइन करके हमें एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है, और इस सिंपल सेंटेंस को बनाने के हमने 6 तरीके पढ़े। उनमें से पहला तरीका हम पढ़ रहे हैं पार्टिसिपल का। अब पार्टिसिपल लगाना इसमें क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पार्टिसिपल के 2 रूल बताएं कि पहला, पार्टिसिपल हम तब यूज़ करेंगे जब दोनों सेंटेंस में या कोई भी सेंटेंस हो उसमें सब्जेक्ट एक हो। तो हमने देखा इसमें जो पहले सेंटेंस में ही है वही दूसरे सेंटेंस में भी ही है, यानी
पहली जो कंडीशन है वो कंप्लीट हुई है कि दोनों सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है। और दूसरा ये है कि एक रीज़न है और दूसरा रिज़ल्ट, या ऐसा कह सकते हैं एक काम के बाद ही दूसरा काम हो रहा है। यानी पहला काम है कि वो कमज़ोर बहुत है, इसीलिए वो अकेले घर नहीं जा सकता है। तो दोनों शर्तें इसमें अप्लाई हो रही हैं, इसलिए हम यूज़ कर सकते हैं पार्टिसिपल का। अब पार्टिसिपल में भी वो पार्ट जिसमें यूज़ होगा इज़ का, यानी बी का। अब ये रूल पढ़ा हमने कि अगर सेंटेंस में इज़ एम आर आए तो हमें इसका यूज़ करना है। तो हमने देखा सब्जेक्ट एक है और इसमें इज़ एम आर का यूज़ हो रहा हो, तो हम एंट्री करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल पर, यानी इसी का ही यूज़ होगा। तो अब इसको बनाते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा ही इज़ वेरी वीक, स्टार्टिंग करनी है हमें बी से, यानी बी की फॉर्म आईएनजी से, यानी इसको सबसे पहले हमें कंप्लीट करना है बीइंग, एज ए बीइंग। तो बीइंग आगे वेरी वीक कॉमा ही कैन नॉट गो अलोन। तो हमने देखा क्या कि सबसे पहले सब्जेक्ट को हमें इग्नोर करना है, क्योंकि यही सब्जेक्ट हम आगे अभी लिखने वाले हैं, इसलिए सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करेंगे। और यूज़ और इज़ क्योंकि चेंज हो गया बीइंग में, इसलिए अब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं रही। उसके बाद और एज इट इज़ जो भी अदर वर्ड्स थे हमने उन्हें लिख दिया, यानी बीइंग हो गया पार्टिसिपल और ये हो गए मेरे अदर वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन उसके बाद फिर से अदर वर्ड। यानी हमने देखा पूरे सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है और एक ही हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट भले ही 2 बार आ सकते हैं बट हेल्पिंग वर्ब एक ही होनी चाहिए, तभी मेरा सिंपल सेंटेंस होगा। और इस तरीके से इस पूरे सेंटेंस में केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, दैट्स वाई इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस। तो इस हिसाब से हमें सिंपल सेंटेंस को करना है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का पहला पार्ट तो देख लिया है, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का हम दूसरा पार्ट देखते हैं। पहली शर्त इसमें भी वही है कि सब्जेक्ट, ये तो पूरे पार्टिसिपल की शर्त है। इसमें क्या होता है, इस सेंटेंस में भी एक ही व्यक्ति कार्य करता है। कार्य करने का मतलब है कि एक सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट के इर्द गिर्द दोनों काम होंगे। तो एक ही व्यक्ति कार्य करता है और दूसरा जो काम है और दूसरा कार्य पहले कार्य से ऐसा रिलेट करेगा या ऐसा संबंधित होगा कि हमें फास्टनेस देखने को मिलेगी, यानी ऐसी फीलिंग आएगी कि एक काम के बाद दूसरा काम जल्द से जल्द होगा ही होगा। जैसे एग्जांपल है, ही सॉ अ लायन, उसने एक शेर देखा, ही रैन अवे, वो भाग गया। तो पहला रूल, पूरे सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट के बाद दूसरा काम हो रहा है, यानी एक रीज़न है तो एक रिज़ल्ट है। बट इसमें हमने देखा कि कहीं ना कहीं हमें फीलिंग पता चल रही है फास्टनेस की, क्योंकि जब वो लॉयन को देखेगा तो वो तुरंत भागने की कोशिश करेगा। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का दूसरा टाइप यहाँ पे अप्लाई होगा। पहले टाइप में क्या, पहला टाइप तो सिर्फ जब देखेंगे इज़ एम आर वॉज वर है तो बिना कुछ सोचे समझे हम बीइंग का यूज़ कर लेंगे। लेकिन इस सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस में यहाँ पे देख रहे हैं हम ना इज़ है ना एम है और ना ही आर है, जबकि यहाँ पे अलग हेल्पिंग वर्ब है और इस हेल्पिंग वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है फास्टनेस। तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का दूसरा टाइप यूज़ करेंगे। तो इसे चेंज कैसे करना है, सब सिंपल है। अब क्योंकि इसमें इज़ एम आर था, इज़ एम आर वॉज वर यानी बी की फॉर्म थी, इसलिए उसमें आई एन जी जोड़ दिया था। इसमें भी हमें आई एन जी जोड़ना है बट सा की मेन वर्ब के साथ, यानी हो जाएगा सीइंग। तो जोड़ते हैं सीइंग, बाकी एज इट इज़ वैसे ही, सीइंग अ लायन, ही रैन अवे। यानी यहाँ पे अगर इज़ एम आर वॉज वर होता तो वैसे ही हम जोड़ते हैं यहाँ पे बीइंग, बाकी हम वैसे ही लिख देते हैं। यानी सेम पहले वाले ही रूल की तरह है, बस यहाँ पर मेन वर्ब हमें लिखनी होगी।
तो देखते हैं क्या हुआ इसमें। इसमें देखा हमने, ये हो गया पार्टिसिपल, ये हो गया पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक सब्जेक्ट, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब या अदर वर्ब। तो इस हिसाब से मेरा सिंपल सेंटेंस बन गया है। तो अभी तक हमने देखा सिंपल सेंटेंस बनाने के 6 टाइप में पहला टाइप यानी पार्टिसिपल का, और पार्टिसिपल के हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल के दोनों टाइप यानी जिसमें बीइंग का यूज़ होगा और जिसमें फास्टनेस का यूज़ होगा हमने कर लिया है। अब और अब देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल कि इसके क्या क्या रूल्स हैं। तो हेडिंग डालते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें पहला रूल वही है कि सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए और एक काम के बाद दूसरा काम होना चाहिए। लेकिन इसमें कहीं से भी फास्टनेस नहीं आनी चाहिए। यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का जस्ट रिवर्स है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेकंड टाइप में फास्टनेस होनी चाहिए और इसमें फास्टनेस नहीं होगी। तो इसका रूल कुछ इस तरीके से होता है कि हमें हैविंग तो लगाना ही लगाना है, साथ में जो भी मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म। उसके बाद जैसा सेंटेंस होगा वैसे हम एज इट इज़ नोट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस है, ही रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा। ही पोस्टेड इट, उसने इसे पोस्ट कर दिया। अब इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट एक ही है, सब्जेक्ट दोनों में ही है, और एक काम के बाद यानी लेटर लिखने के बाद दूसरा काम वही सब्जेक्ट कर रहा है, यानी उसने उसको पोस्ट कर दिया। बट कहीं से भी हमें यहाँ पे फास्टनेस की फीलिंग नहीं नज़र आ रही है, यानी उसने कभी भी लेटर लिखा होगा और कभी भी पोस्ट कर दिया होगा। जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फास्टनेस में था कि जब उसने शेर देखा था तब वो भागा था। तो यहाँ पर कहीं भी गुंजाइश नहीं है रुकने की, यानी तुरंत देखेगा वो तुरंत भागेगा, यानी फास्टनेस थी। बट इसमें कहीं फास्टनेस नज़र नहीं आ रही है, तो इसलिए इसको हम लोग बनाएंगे परफेक्ट पार्टिसिपल के रूल से। यानी हैविंग लिखेंगे, हैविंग, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें मेन वर्ब होगा रोट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। हैविंग रिटन अ लेटर, यानी हमें एज इट इज़ नोट करना है। उसके बाद ही पोस्टेड इट। तो ये हो जाएगा मेरा सिंपल सिंथेसिस, हैविंग रिटन अ लेटर, ही पोस्टेड इट। यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि अगर यही सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता तो हैविंग की जगह हम हैविंग बीन लगा देते। जैसे ही वॉज awarded, he was awarded by her teacher, he was awarded by her, his teacher, वह पुरस्कृत किया गया अपने टीचर से। he felt happy, तो हमने देखा ये पैसिव वॉइस है। अच्छा, पैसिव वॉइस पहचानने की ट्रिक ये होती है कि वॉज के बाद हमें पता है ये कंटिन्यूअस की फॉर्म होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, तो इसमें आईएनजी फॉर्म आता है। बट इसमें कहीं भी आईएनजी फॉर्म नहीं है, और तो और लगा हुआ है बाई। तो जब भी इज़, एम, आर, वॉज या वर के बाद हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे या इसकी आईएनजी फॉर्म ना दिखे तो समझ जाते हैं हम कि पैसिव वॉइस है। तो इसमें देखा वाज के बाद कहीं भी आईएनजी फॉर्म नहीं लगी हुई है, बल्कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो ये पैसिव वॉइस होगा। तो खैर इसे बनाते हैं। इसको बनाते हुए लिखेंगे हैविंग, और उसके बाद हमें लगाना है ऑटोमेटिक बीन। बाकी पूरा रूल वही है, हैविंग बीन, यहाँ पर बीन, उसके बाद क्या होगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी awarded by his teacher, he felt happy, वो एज इट इज़ ऐसे ही नोट हो जाएगा। अब पार्टिसिपल का लास्ट टाइप आता है पास्ट पार्टिसिपल। ये हल्का सा अलग होता है बट बहुत ईजी होता है।
क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल को हम चेंज करते वक्त इसे एडजेक्टिव में चेंज कर देते हैं। जैसे आई फाउंड माई पेन, इट वॉज लॉस्ट। ये अलग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट आई है बट दूसरे वाले सेंटेंस में वही सब्जेक्ट नहीं है, बट इसमें दो सब्जेक्ट तो कॉमन है। क्यों कॉमन है? क्योंकि इसमें माई पेन जो है वही इट है, यानी पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट के इक्वल है, यानी जो पहले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट है। तो इस तरीके से दो सब्जेक्ट तो कॉमन हुए। तो जैसे ही दो सब्जेक्ट कॉमन होते हैं तो हम एंट्री मारते हैं पार्टिसिपल में। और पास्ट पार्टिसिपल इसलिए इजी होता है क्योंकि इसमें पहले वाले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की विशेषता दूसरे वाले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में दे दी गई होती है। यानी जो ये पेन है, आई फाउंड माई पेन, इस पेन की विशेषता है कि ये खो गया था। तो जो भी विशेषता होती है इसे उसी ऑब्जेक्ट के आगे लगा देना होता है बस, इसलिए सबसे इजी होता है। तो लिखेंगे आई फाउंड माई। अब इस पेन की विशेषता क्या थी कि लॉस्ट हो गया था, तो लॉस्ट पेन। बस मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, यानी आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, मैंने पाया अपना खोया हुआ पेन। एक और सेंटेंस लेते हैं इसका, जैसे आई सॉ अ लॉयन, द लॉयन वॉज वाउंडेड। मैंने एक शेर देखा, शेर घायल था। तो इसको हिंदी में तो लिख सकते हैं मैंने एक घायल शेर देखा। तो बस उसे ही चेंज करना है कि इस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की विशेषता अगले वाले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में दी हुई है, तो उसी ऑब्जेक्ट को यानी उसी एडजेक्टिव को इस ऑब्जेक्ट के पहले लगा देना है। तो आई सॉ अ वाउंडेड लॉयन, मैंने एक घायल शेर देखा। तो इस तरीके से हमारे कंप्लीट होते हैं पूरे की पूरे पार्टिसिपल। तो हमने देखा सिंपल सेंटेंस को सिंपल सिंथेसिस में कन्वर्ट करने के 6 रूल हैं, जिसमें से पहला रूल था पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल भी 3 टाइप्स के थे। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा परफेक्ट पार्टिसिपल और तीसरा पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल को भी हम 2 तरीके में देखा था, 2 तरीके में बांट सकते हैं। जैसे एक में आया था बीइंग और दूसरा था जिसमें हम लोग ने देखी थी फास्टनेस। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, इसमें फास्टनेस बिल्कुल भी नहीं होती है। और पास्ट पार्टिसिपल में 2 सेंटेंस होते हैं, पहले वाले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की विशेषता अगले वाले सेंटेंस में देते हैं। तो इस हिसाब से हमने पार्टिसिपल के पूरे रूल देख लिए हैं। अब सेकंड टाइप आता है बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इसमें एंट्री करते हुए हम 2 रूल देखते हैं कि सबसे पहला रूल है जब सेंटेंसेस के यानी जितने भी सेंटेंस हों उनके सब्जेक्ट अलग अलग हों। तो पहला तो डिफ़र यही है सबसे अच्छा कि पार्टिसिपल तब यूज़ करते हैं जब सभी सब्जेक्ट एक हों, और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का तब यूज़ करेंगे जब सभी सब्जेक्ट अलग अलग हों। तो इसमें कोई भी कंफ्यूज होने वाला चांस ही नहीं है। तो जब सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग हों और एक काम दूसरे के बाद पूरा हो रहा हो, यानी एक रीज़न होगा तो उसके बाद दूसरा रिज़ल्ट होगा। तो एग्ज़ाम्पल है द सन रोज, द फॉग डिसअपियर्ड। यानी सूरज उगा और कोहरा छट गया। तो उसमें हमने देखा कि पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट है द सन, जबकि दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट है द फॉग। यानी सब्जेक्ट अलग अलग है बट रिलेशन क्या है कि एक काम हो रहा है यानी एक रिज़ल्ट है और दूसरा रीज़न है।
रीज़न इसमें है कि सूरज उग रहा है, रिज़ल्ट ये है कि इसमें फॉग डिसअपीयर हो रहा है यानी गायब हो रहा है। तो इसका यूज़ करेंगे सिंपल सेंटेंसेस बनाते वक्त हम यूज़ करेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। इसका रूल होगा, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखेंगे यानी द सन, उसके बाद यूज़ करना है हैविंग का, द सन हैविंग। देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म राइजन, द सन हैविंग राइजन। उसके बाद अगला सेंटेंस एज इट इज़ नोट कर देना है, द फॉग डिसअपीयर्ड, द फॉग डिसअपीयर्ड। हमें पता है कि कभी भी सेंटेंस के बीच में अगर सब्जेक्ट आता है तो उससे जस्ट पहले हम कॉमा लगाते हैं। तो सेंटेंस होगा द सन हैविंग राइजन द फॉग डिसअपीयर्ड। यानी इसका फॉर्मूला अगर बनाएंगे तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट 1 प्लस हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉमा सब्जेक्ट 2 प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इसमें हमें साफ साफ देख सकते हैं कि सब्जेक्ट भले ही 2 हो जाएं बट हेल्पिंग वर्ब एक ही होना चाहिए, तभी हमारा सेंटेंस कहलाएगा सिंपल सेंटेंस, या तभी हमारी सिंथेसिस कहलाएगी सिंपल सिंथेसिस। अब इसमें भी सेकंड टाइप का रूल वो होता है कि जब पैसिव वॉइस आ जाता है, जैसे द कॉलेज वाज क्लोज्ड, कॉलेज बंद था। द स्टूडेंट्स went to their home, स्टूडेंट्स अपने घर चले गए। तो पैसिव वॉइस कैसे पहचानना होता है कि जब भी वाज आएगा और वाज की आईएनजी फॉर्म नहीं दिखेगी तो हम समझ जाएंगे कि ये एक पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए बस हम बीन लगाते हैं, तो हो जाएगा पहला सब्जेक्ट यानी द कॉलेज, उसके बाद हैविंग क्योंकि पैसिव वॉइस है इसलिए बीन, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ऑलरेडी क्लोज्ड, मतलब ऑलरेडी क्लोज में है वो। द कॉलेज हैविंग बीन क्लोज्ड कॉमा द स्टूडेंट्स, और उसके बाद एज इट इज़ नोट कर देंगे। तो ये हमारा हो गया सेकंड टाइप, यानी बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इसका यूज़ तब करते हैं जब सेंटेंस में अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे बट एक रीज़न दिखा रहा होगा तो दूसरा रिजल्ट, तब हम यूज़ करते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। अब थर्ड टाइप आता है by using conjunction and। पूरे सिंपल सिंथेसिस में सबसे इजी एंड का मतलब और ये और तब लगेगा जब सब्जेक्ट अलग अलग हों बट उनके द्वारा किए गए काम एक ही हों। इस लाइन का मतलब है उनके द्वारा किए गए काम एक ही हों। इस लाइन का मतलब है कि उनके हेल्पिंग वर्ब जो होंगे वो एक ही होंगे, क्योंकि हमें पता है पूरे सिंपल सिंथेसिस में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब कहीं भी 2 ना हो जाए, और जैसे ही 2 होंगी वो सिंपल सिंथेसिस नहीं रहेगा। यानी जितने भी 6 की 6 रूल्स हैं हमें बस ये देखना है कि उसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो कहीं 2 ना हो जाए। तो लौटते हैं इस पर, एक एग्जांपल जैसे लेते हैं, अब्दुल प्लेड क्रिकेट, श्याम प्लेड क्रिकेट। यानी अब्दुल ने क्रिकेट खेला था और श्याम ने क्रिकेट खेला था। तो इसमें हमने देखा सब्जेक्ट तो अलग है, एक सब्जेक्ट है अब्दुल और दूसरा सब्जेक्ट है श्याम, बट दोनों के द्वारा जो काम किया जा रहा है यानी क्रिकेट का खेलना वो दोनों सेम है। तो इसलिए हम यूज़ कर सकते हैं एंड का। अब एंड का यूज़ कहाँ करना है कि अब्दुल एंड और हो जाएगा श्याम। देन दोनों के द्वारा जो एक ही काम है उसे एक दफ़ा लिखना, यानी क्रिकेट प्लेड क्रिकेट।
यानी अब्दुल ने क्रिकेट खेला था, श्याम ने क्रिकेट खेला था। इसे एक ही में हम लिख सकते हैं, अब्दुल और श्याम ने क्रिकेट खेला था। यानी इस एंड का यूज़ हमने दो सब्जेक्ट के मिड में कर दिया और इसमें हेल्पिंग वर्ब मेरी एक ही रही। इसी का दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यानी अब जब सब्जेक्ट एक ही हो, सब्जेक्ट एक ही हो बट इनके द्वारा किए गए काम अलग अलग हो, अलग अलग हो। जैसे ही कैन सिंग, ही कैन डांस। वह गा सकता है, वह डांस कर सकता है या वह नाच सकता है। तो सब्जेक्ट एक ही है बट इस सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम अलग अलग है। तो इसको ये लिख सकते हैं डायरेक्ट, ही कैन सिंग एंड डांस, यानी दोनों कर सकता है। ही कैन सिंग एंड डांस। एक सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, पूरा ये ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमने देखा कि एंड का यूज़ कैसे करना है। यहाँ पे फिर बता देता हूँ कि एंड का यूज़ वैसा ही करना है जब हेल्पिंग वर्ब एक ही हो। यानी इस एंड का यूज़ ऐसे करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब एक ही होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे लिखते हैं, ही कैन सिंग एंड ही कैन डांस। हमें इस तरीके से एंड का यूज़ सिंपल सिंथेसिस में नहीं करना है, क्योंकि इसमें कैन एक ये हेल्पिंग वर्ब है, कैन ये एक हेल्पिंग वर्ब है। दो जगह पर हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती। ये होगा तो सेंटेंस बट एक कंपाउंड का होगा, तो हम आगे देखेंगे। इस तरीके से हमने थर्ड टाइप देख लिया, कंजंक्शन एंड का यूज़ करके। अब फोर्थ टाइप है बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। पूरे सिंपल सिंथेसिस के 6 के 6 रूल में सबसे इम्पॉर्टेंट, 6 के 6 रूल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल यही है कि जब 6 के 6 कि जब पाँचों के पाँचों रूल काम नहीं आ रहा हो तब ये रूल काम आता है। इस अपोजिशन का मतलब हम समझ सकते हैं एक लाइन में साइड बाय साइड। साइड बाय साइड क्या? साइड बाय साइड एज ए एडजेक्टिव, यानी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जितनी भी एडजेक्टिव्स दी गई होंगी हम उस सब्जेक्ट के पास में ही लगाते जाते हैं। यानी कह सकते हैं इसका रूल ये है कि जब सेंटेंस इस तरह के होते हैं, इस तरीके के होते हैं कि पहले सेंटेंस में आए किसी भी नाउन के बारे में दूसरे या तीसरे या जितने भी सेंटेंस दिए गए होंगे सेंटेंस में कुछ डिटेल्स होती हैं, यानी उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो जब ये देखेंगे तो हम करेंगे क्या? दूसरा रूल, तो सभी डिटेल्स को हम उसी नाउन के साथ लिखने की कोशिश करते हैं या लिखते हैं। बट हमें नोट करना है कि डिटेल्स को कलेक्ट करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब एक ही होनी चाहिए, नहीं तो वो हमारा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस नहीं रहेगा। तो इसको देखते हैं एक एग्जांपल से। जैसे आई वेंट टू दिल्ली, दिल्ली इज़ अ कैपिटल ऑफ इंडिया। तो हमने इस सेंटेंस में देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ध्यान देना है, हम इसे अलग कैसे समझेंगे। यानी देखो पार्टिसिपल में सब्जेक्ट एक था, पहला रूल। दूसरा रूल यानी बाय नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में उसमें सब्जेक्ट 2 थे। तीसरे में कोई इशू नहीं, क्योंकि उसमें सीधा सिंपल हमें
एंड का यूज़ करना होता है। और फोर्थ टाइप में देखो सब्जेक्ट भी अलग है और उन सब्जेक्ट की अलग अलग विशेषताएं दी गई हैं, यानी एडजेक्टिव दिए गए हैं। तो इस हिसाब से आप कभी भी कंफ्यूज मत होना कि कौन सा रूल किस में लगना है। सभी के रूल अलग अलग हैं। एक में सब्जेक्ट एक है, कुछ में एक में सब्जेक्ट एक है, एक में सब्जेक्ट अलग अलग है, एक में सब्जेक्ट एक है तो ऑब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट एक है तो सब्जेक्ट अलग है, और फोर्थ वाले में सभी की डिटेल्स दी गई हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। तो सेंटेंस होगा, हम देख रहे हैं इसमें लिखा है आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली राजधानी है भारत की। तो यानी इस दिल्ली की विशेषता ये दी गई है, यानी अ कैपिटल ऑफ इंडिया। ये कहीं ना कहीं पास्ट पार्टिसिपल की तरह दिख रहा होगा, बट पास्ट पार्टिसिपल में नोटिस करने वाली बात है कि उसमें जो भी एडजेक्टिव थी वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनी हुई थी। जैसे लॉस्ट पेन वाला एग्जांपल लिया था उसमें लॉस्ट था, और शेर का एग्जांपल लिया था उसमें वाउंडेड था, यानी उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। और इसमें मेन वर्ब का कोई कंसेप्ट नहीं है क्योंकि ये डिटेल्स है, इसलिए यानी दोनों अलग अलग है, इसमें कोई भी कंफ्यूज वाली बात नहीं है। तो सेंटेंस बनाते हैं, आई वेंट टू दिल्ली। कौन से दिल्ली? जिसकी विशेषता है कि अ कैपिटल ऑफ इंडिया, अ कैपिटल ऑफ इंडिया। मैं भारत की राजधानी दिल्ली गया था। और इसमें ये एक डिटेल्स है, ये एक दिल्ली की डिटेल है, जबकि पास्ट पार्टिसिपल में वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, जैसे लॉस्ट और वाउंडेड। दैट्स वाई डोंट बी कंफ्यूज योर सेल्फ कि दोनों एक ही हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, राज इज़ माई फ्रेंड, फुल स्टॉप। ही प्लेज क्रिकेट विद मी। राज मेरा दोस्त है, वह मेरे साथ क्रिकेट खेलता है। तो इसका होगा राज। अब इसमें विशेषता है कि वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है। तो राज माई फ्रेंड, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि माई फ्रेंड राज। उसके बाद तो पता है सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, यानी प्लेज क्रिकेट विद मी, यानी क्रिकेट खेलता है मेरे साथ। अच्छा, इसमें एक ट्रिक बताते हैं कि कौन सी डिटेल को मर्ज करना है। तो अमूमन जितनी इस एम आर के बाद आने वाली डिटेल्स होती हैं उसी को हम लोग इसकी डिटेल्स में शामिल करते हैं। जैसे हमने इस गायब करके माई फ्रेंड लिख दिया, इसमें देखना इसमें इस था, इसके बाद ये डिटेल्स थी, हमने इस गायब करके अ कैपिटल ऑफ इंडिया रख दिया। यानी एक ट्रिक तरीके से समझ सकते हैं कि जितनी भी बी की फॉर्म होती है उसके आगे वाली डिटेल्स को ही हम सब्जेक्ट के साथ रखते हैं। जैसे इसमें राज के साथ रखा और इसमें दिल्ली के साथ रखा। तो ये हो गया मेरा चौथा टाइप। बाकी इस चौथे टाइप में कई रूल्स और भी हैं, इसमें कई रूल्स हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि पूरे की पूरे 6 टाइप्स में जब 5 टाइप्स नहीं काम आते हैं तब ये फोर्थ वाला टाइप यानी नाउन फ्रेज अपोजिशन काम आता है। तो इसके कई सारे रूल्स हैं। तो जब हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, यानी यूपी बोर्ड में जितने भी सिंथेसिस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जब हम उसे कवर करेंगे तो इसमें जितने भी आने वाले रूल्स होंगे उसे मैं डिटेल्स में समझाऊंगा, ताकि एग्जाम्पल और बोर्ड कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो सभी चीज़ें समझ में आए। इसलिए अभी फ़िलहाल हम इतना ही देखते हैं और बढ़ते हैं अपने 5वें तरीके की तरफ, यानी बाय यूजिंग इनफाइनेटिव वर्ब। अब पहले समझते हैं इनफाइनेटिव वर्ब क्या होता है। तो किसी भी मेन वर्ब के पहले हम अगर टू लगा देते हैं उसे बोलते हैं इनफाइनेटिव वर्ब, और इस टू का मतलब हो जाता है प्योर हिंदी में के लिए। तो इसका यूज़ कब करते हैं? इसका यूज़ कब करेंगे? जब सेंटेंस में किसी तरीके का उद्देश्य का पता चले, तब हम इसका यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, ही केम हेयर, ही साइंड द एग्रीमेंट। वो यहाँ आया और उसने एग्रीमेंट पर साइन किया। तो इसका उद्देश्य क्या है? उसके आने का उद्देश्य है कि उसने साइन किया था एग्रीमेंट पर। तो इसका सिंथेसिस हो जाएगा, ही केम हेयर
अब यहाँ पे रूल पकड़ना, सब्जेक्ट हो चुका है, हेल्पिंग वर्ब हो चुका है, यानी इस सब्जेक्ट का अब कोई काम नहीं, इस हेल्पिंग वर्ब का अब कोई काम नहीं। बट इस हेल्पिंग वर्ब में देखा है हमने कि साइन प्लस ईडी यानी मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी, बट हमें मेन वर्ब का काम है, क्योंकि मेन वर्ब के आगे ही तो टू जोड़ के हमें इन्फाइनेटिव बनाना है, यानी ये तो हो जाएगा ही केम हेयर टू साइन। टू साइन किसे साइन करना था? द एग्रीमेंट। द एग्रीमेंट तो हो गया ही केम हेयर टू साइन द एग्रीमेंट। वो यहाँ आया था एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए, यानी इस टू का मतलब हो गया के लिए। एक और एग्जांपल लेते हैं सीधा। सेंटेंस है आई हैव नो मनी। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा या मेरे पास मनी नहीं है। आई कैन नॉट पे यू। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। तो सिंपल हो जाएगा आई हैव नो मनी। आई हैव नो मनी किसके लिए? सब्जेक्ट होगा नहीं, कैन नॉट, नी टू, कैन नॉट नहीं होगा, ये होगा पे यानी मेन वर्ब, और मेन वर्ब से पहले हमें लगाना होगा टू, तो टू पे यानी पे करने के लिए किसे? यू यानी तुम्हें। तो हो जाएगा आई हैव नो मनी टू पे यू, यानी सब्जेक्ट किसी काम का नहीं था, सब्जेक्ट किसी काम का नहीं, कैन क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है किसी काम का नहीं, नॉट निगेटिव फ्रेज, निगेटिव वर्ड है कोई काम का नहीं, हमें मेन वर्ब ढूंढना था, मेन वर्ब। जैसे इस वाले सेंटेंस में हमें मेन वर्ब मिला था, इस वाले सेंटेंस में हमें मेन वर्ब मिला था, इस हेल्पिंग वर्ब में मर्ज हुआ, इसलिए हमने पहले मेन वर्ब को अलग किया यानी साइन, उसके बाद टू लगा दिया। सिंपली हमें ढूंढना है कि मेन वर्ब कहाँ है और उससे पहले टू लगा के सिंपल सेंटेंस बना देना है। तो सेंटेंस हो गया आई हैव नो मनी टू पे यू। अब लास्ट टाइप आता है बाय यूजिंग टू एंड टू। टू एंड टू, ये टू अधिकता शो करता है और ये टू एक प्रीपोजिशन है, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, एक टू डबल ओ वाला है और एक टू सिंगल ओ वाला है, क्योंकि इसका यूज़ जो होगा वो अलग अलग तरीके से होता है। तो इसका यूज़ करेंगे कब? इसका यूज़ करने के लिए हम देखते हैं सबसे पहले कि जब दो सिंपल सेंटेंस में कार्य का ना होना पाया जाए और इस ना होने का कारण पहले सेंटेंस में दिया हो तब हम यूज़ करेंगे टू एंड टू का। जैसे ही इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, वो बहुत कमज़ोर है, वो चल नहीं सकता। यानी ये ना होने का कारण इस पहले वाले सेंटेंस में दे दिया गया है कि वो चल नहीं सकता है क्योंकि वो बहुत कमज़ोर है, इसलिए यहाँ पर बिना सोचे समझे हम यूज़ करेंगे टू एंड टू का। अब यूज़ कैसे करना है? हमें बदलना है ही इज़ वेरी को चेंज कर देना है टू में, यानी ही इज़ वेरी की जगह लिखेंगे टू मतलब बहुत है क्या? वीक। ही इज़ टू वीक। अब फिर वही चीज़ है कि सब्जेक्ट को लिखना नहीं है, कैन हेल्पिंग वर्ब है नहीं लिखना है, नॉट निगेटिव वर्ड है नहीं लिखना है, तो लिखना किसे? वॉक। अब वॉक को जोड़ने से पहले हम लगा देंगे टू, क्योंकि टू का मतलब होता है के लिए। तो हो जाएगा ही इज़ टू वीक, वो बहुत ही कमज़ोर है चलने के लिए। तो इस हिसाब से मेरा सेंटेंस पूरा कंप्लीट होता है, क्योंकि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब आ रही है। एक अगला सेंटेंस देते हैं, एक और सेंटेंस है ही इज़ वेरी पुअर, वो बहुत ही गरीब है।
फुल स्टॉप, ही कैन नॉट पे हर फी। तो इसमें नहीं होने का कारण पहले वाले सेंटेंस में दिया गया है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग टू एंड टू। तो होगा कैसे, लिखेंगे सबसे पहले वही ही इज़, वेरी की जगह पे लिखना है टू, ही इज़ टू पुअर। अब उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे नहीं, कैन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे नहीं, नॉट नेगेटिव वर्ड लगाएंगे नहीं, डैट लगाएंगे उसकी मेन वर्ब, और मेन वर्ब से पहले लगा देंगे टू पे हर फीस। वो बहुत ही गरीब है पे करने के लिए अपनी फ़ीस। तो इस तरीके से हमने देखा पूरे की पूरे सिंपल सेंटेंसेस कैसे चेंज होते हैं। एक बार रिकॉल करते हैं। हमें पढ़ना है दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को मिला के एक सिंपल सेंटेंस बनाना, फिर दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को मिला के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, देन दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को मिलाकर कंपाउंड सेंटेंस बनाना। और सिंपल सेंटेंस को सिंपल सिंथेसिस में कन्वर्ट करने के हमने 6 रूल्स देखे, जिसमें पहला रूल था पार्टिसिपल का, और पार्टिसिपल भी 3 टाइप्स के, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। इसमें थंब रूल याद रखना है कि सब्जेक्ट जब एक ही होता है तब हम यूज़ करते हैं पार्टिसिपल का। उसके बाद सेकंड टाइप था नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इसमें सब्जेक्ट अलग अलग होंगे और एक रीज़न होगा तो दूसरा रिज़ल्ट होगा। तीसरा टाइप देखा हमने यूज़ करेंगे कंजंक्शन एंड का, जब सब्जेक्ट एक ही हो, ऑब्जेक्ट अलग अलग हो, या सब्जेक्ट अलग अलग हो बट उनके ऑब्जेक्ट एक ही हो। उसके बाद हमने देखा अपोजिशन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, जिसमें मैंने एक टाइप तो बता दिया है कि जिस भी नाउन की सभी डिटेल्स होंगी उस डिटेल्स को उस नाउन के बाद रखना होता है। और इसके बाद इसके कुछ टाइप्स होते हैं जैसे बिसाइड्स हो गया और इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करेंगे। तो ये सब जब हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाएंगे यूपी बोर्ड के तब उसमें हम ये अच्छे से देखेंगे। उसके बाद पांचवा टाइप्स हमने देखा इनफाइनिटिव का यूज़ करते हुए। इनफाइनिटिव मतलब किसी भी मेन वर्ब से पहले जब हम टू का यूज़ करते हैं तो उसे बोलते हैं इनफाइनिटिव। तो हमने पांचवा टाइप देखा इनफाइनिटिव वर्ब का। और लास्ट पार्ट यानी 6 टाइप हमने देखा यूज़ ऑफ टू एंड टू, यानी 2 सेंटेंस हो गए। यूज़ ऑफ टू एंड टू यानी 2 सेंटेंस होंगे, बाद वाले सेंटेंस में ना करने का रीज़न पहले वाले सेंटेंस में दिया गया होगा। तो इस तरीके से हमने आज पूरा की पूरा सिंपल सिंथेसिस हमने कवर किया है। अगले आने वाली वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स और उसके बाद कंपाउंड सिंथेसिस को देखेंगे। बहुत से बच्चे इसे स्किप कर देते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर का आएगा, बट पूरे ग्रामर पोर्शन में इनका यूज़ हम ऐसे में भी करते हैं, ट्रांसलेशन में भी करते हैं, आर्टिकल राइटिंग में भी करते हैं। तो ग्रामर के साथ साथ इनका बहुत ही जगह पे यूज़ होने वाला है, इसलिए अच्छे से इस वीडियो को देखिए रिपीट कर करके, ताकि पूरे की पूरे सिंपल सिंथेसिस अच्छे से दिमाग में बैठे रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।